टॉपिक है एवेपोरेशन, सीबीएसई सिलेबस क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री। एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन एक प्रोसेस है। द प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है? इसमें कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाती है। प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फेज। एक लिक्विड जो है वो गैसियस फेज में चेंज हो जाता है या गैस में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास है H2O वाटर, ये लिक्विड की शक्ल में है। जब इसको हम करेंगे हीट, तो हीट जो है ये एब्जॉर्ब करेगा और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये एवापरेट होके गैस की शक्ल में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम है एवेपोरेशन। इस प्रोसेस का एक और उलट प्रोसेस है जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है? इसी का उलट प्रोसेस है। आपके पास है लिक्विड वाटर जो है ये गैस की शक्ल में है। वाटर जो है वो गैस की शक्ल में है, लिक्विड नहीं है। तो इसको आपने क्या करना है, इसके टेम्परेचर को आपने कम करना है, यानी कूल डाउन करना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है H2O किस शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में वापस आ जाती है। तो ये चीज़ें हमने आगे जाके मजीद डिटेल से डिस्कस करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे वाक़ई होता है। प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, फर्ज करते हैं आपके पास यहाँ पे इस गिलास के अंदर या इस बीकर के अंदर क्या है, एक लिक्विड है। अच्छा जी, अब आप क्या कर रहे हैं, अब इस लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये पहले से मूव कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड है, आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, गर्दिश में है इस जार के अंदर, इस बीकर के अंदर, या एक पानी का ग्लास है आपके सामने, तो उसमें भी जो लिक्विड वाटर है वो उसके पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मूवमेंट की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं इनके अंदर, एक इनका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे इसके अंदर हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, यानी एक दूसरे के उलट चीजें हैं। किसी चीज की अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके डिक्रीज हो जाएंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके डिक्रीज हो जाएंगे तो पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इवन के डिक्रीज होते होते टूट भी सकते हैं। तो यहाँ लिक्विड स्टेट में ऐसे ही होता है कि फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे एक लिक्विड के एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो सबके अंदर काइनेटिक एनर्जी, कुछ का ज्यादा है, कुछ का कम है, कुछ का एवरेज है। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होकर एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये लिक्विड का पार्टिकल्स क्या करेगा, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसके साथ जो हमसाये में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनके दरमियान, तो ये उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर लिक्विड की सरफेस से बाहर आ जाएगा। इस तरह से एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो वाकई होती है। कब? जब हम एनर्जी को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होकर टूट जाएंगे और लिक्विड की सरफेस को छोड़कर लिक्विड बाहर निकल जाती है। इस तरह से एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो वाकई होता है। और उसके बाद है एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस, एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, ठंडक पैदा करने वाला एक प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस कैसे है, क्यों है, वाई, वजह क्या है कि एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। देखें, फर्ज करते हैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, फर्ज करें एसीटोन है, नेल पॉलिश आपके पास है, तो ये आपने अपने हाथ के ऊपर, नेल पॉलिश रिमूवर है ये एसीटोन, अच्छा जी, आपने अपने हाथ के ऊपर इसको डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर नहीं है, कुछ की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की एनर्जी कम है। अब जिनकी एनर्जी हाई है वो क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स तो निकल गए। अब जो बाकी जो पीछे रह गए उनकी एनर्जी कम है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी, अब ये H से मुराद आप हाई ले लें, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गए, जो नीचे पीछे रह गए हैं ये लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये भी एवापोरेट होना चाहते हैं, तो एवापोरेशन के लिए इनको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये अपने सराउंडिंग से हीट को जज्ब करने लग जाते हैं,
हीट है, अब इस हीट को ये अपने इर्द गिर्द से जज्ब करने लग जाते हैं। जब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो जाहिर है फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हमें क्या फील होगा, क्योंकि हमारे हाथ के ऊपर रखे हुए हैं ये पार्टिकल्स, तो हमारे हाथ से और हाथ के इर्द गिर्द का जो माहौल है वहां से ये हीट को जज्ब करेंगे, तो हमें क्या फील होगा, जब हीट को वो जज्ब कर रहे हैं तो हमें जाहिर है कूलिंग फील होती है। तो ऐसा क्यों है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एवापरेट्स हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट आउट, बाहर निकल जाते हैं, एवेपोरेट आउट। तो जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड, लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो पीछे रह जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाते हैं। और अब क्या होगा, अब ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द से एनर्जी को जज्ब करने लग जाते हैं, और बिल आखिर क्या हो जाते हैं, एवेपोरेट आउट हो जाते हैं, एवेपोरेट। और हमें क्या फील होता है, एंड वी फील कूलिंग, तो हम क्या फील करते हैं, कूलिंग फील करते हैं। तो इस तरह से एवापोरेशन जो है ये एक कूलिंग प्रोसेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बॉइलिंग और एवेपोरेटिंग में क्या फ़र्क है। बॉइलिंग और चीज़ है, एवेपोरेटिंग और एवेपोरेशन और चीज़ है। तो एवेपोरेशन में भी बज़ाहिर तो क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा था, बॉइलिंग में भी लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा था, दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, बॉइलिंग जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर होता है, इससे उस टेम्परेचर के से जब टेम्परेचर कम रहता है तो एवापोरेशन का प्रोसेस तो हर वक्त जारी रहता है। एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो हर टेम्परेचर पे जारी रहता है। इवन के अगर पानी है आपके पास बर्फ की शक्ल में है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एवापोरेट हो रहा था, और आप देख रहे थे उनसे जैसे धुआं निकल रहा होता है, असल में वो पानी के मॉलिक्यूल जो है वो एवापोरेट होकर निकल रहे होते हैं। लेकिन बॉइलिंग जो है वो हर टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। बॉइलिंग जो है एक मखसूस टेम्परेचर पे होता है, जैसे पानी जो है वो एवापोरेट तो हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है, लेकिन बॉयल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो क्या है, एवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है। एवेपोरेशन जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जारी रहता है। एवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कि एवोपरेशन का जो अमल है ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। बट जो 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 बॉइलिंग है, बॉइलिंग क्या है, बट बॉइलिंग इज अ प्रोसेस दैट अकर्स एट आ, जो कि वाक़ई होता है एट आ फिक्स्ड फिक्स्ड टेम्परेचर। ये एक खास टेम्परेचर के ऊपर जो है ये बॉइलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है लिक्विड। तो इन दोनों में ये फर्क है, यानी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट अगर एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वो एवेपोरेशन है। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट अगर है बच्चे, a liquid changing into a liquid changing into gaseous phase, into gaseous phase, एक लिक्विड अगर गैशियस फेज में चेंज हो रहा है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर कम है तो ये जो है ये क्या है, एवेपोरेशन है। इट इज अवेपोरेशन, ये प्रोसेस अवेपोरेशन है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर गैस में चेंज हो रहा है तो फिर ये बॉइलिंग है। अ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैसियस फेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट या स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड, तो फिर इस प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग। तो इस प्रोसेस का नाम है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग में, बॉइलिंग और एवेपोरेशन में इस तरह से फर्क है। नेक्स्ट हम देखेंगे
कि कौन से फैक्टर जो है वो एवेपोरेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, यानी एवेपोरेशन के रेट को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं। तो वो फैक्टर जो है सरफेस एरिया भी हो सकता है, टेम्परेचर भी एवेपोरेशन के ऊपर असरअंदाज होता है, ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी ये भी असरअंदाज होता है एवेपोरेशन की रेट के ऊपर, और विंड स्पीड हवा की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो भी असरअंदाज होता है एवेपोरेशन के ऊपर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी एवेपोरेशन के ऊपर असरअंदाज होता है। तो हमने अब इनको बारी बारी डिस्कस करना है। तो हमारे पास नंबर 1 है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्थायी रकबा, यानी मैंने क्या करना है, मैंने एक इस तरह से एक ग्लास के अंदर यहाँ पे पानी रखना है, यहाँ तक इसको भर दिया मैंने पानी से, और इस तरह से यहाँ पे कहीं और किसी खुले बर्तन में इस तरह से, जैसे वो ज़्यादा फैला हुआ हो, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, या प्लेट के अंदर मैं यहाँ पे पानी रख दूंगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ भी है वाटर, यहाँ भी वाटर की मिकदार को मैंने सेम रखा है, तो कौन सा जो है वो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, जरा सोचें, ये जल्दी एवापोरेट हो जाएगा या ये जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए एक और काम करते हैं। आपने 2 गिलास पानी लेके आने, एक गिलास को आपने पूरे कमरे के अंदर गिरा के फैला देना है, और एक गिलास पानी को वैसे आपने रखना है टेबल के ऊपर। अब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो जो कमरे के अंदर एक गिलास पानी आपने फैला दिया था वो तो सारे का सारा एवापोरेट हो गया और वो जगह जो है वो खुश्क हो गई, लेकिन आपने ग्लास के अंदर जो पानी रखा था वो तकरीबन वैसे के वैसे है। वजह क्या है कि सरफेस एरिया ग्लास का कम है, कमरे के अंदर आपने इस तरह से फ्लोर के ऊपर आपने क्या कर दिया था, आपने फर्श के ऊपर फैला दिया था पानी, तो वो जल्दी एवापोरेट हो गई। उसकी वजह क्या है कि सरफेस एरिया उसका ज्यादा है, यानी सरफेस एरिया जो है वो एवापोरेशन को के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर सरफेस एरिया हाई है, ज्यादा है, लार्ज है, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन हाई है। अगर सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल है तो रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो कम है। अच्छा जी, अगर है लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या है, हाई है, एवेपोरेशन हाई है। अगर सरफेस एरिया स्मॉल है, स्मॉलर सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया स्मॉल है तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन लो, रेट ऑफ एवेपोरेशन लो लो। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाने के लिए हम फैला देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, हम उनको ऐसे करके इकट्ठे करके अगर रख दें तो क्या वो खुश्क हो जाएंगे, फिर वो जल्दी खुश्क नहीं होंगे। फैलाते क्यों हैं, इसलिए फैला देते हैं कि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन हाई होगी, तो एवापोरेशन का रेट जब हाई होगा तो वो जल्दी से सूख जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है रेट ऑफ एवापोरेशन के ऊपर, वो कैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर, तो ये थोड़ा टेक्निकल एक चीज है, टेम्परेचर गौर करेंगे जरा। टेम्परेचर, टेम्परेचर किस तरह से सरफेस एरिया को सॉरी एवापोरेशन के रेट को इफेक्ट करता है। देखें, पहले भी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, इवन के गैस के अंदर भी थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, फर्ज करें लिक्विड के हैं, तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये इन लिक्विड के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के इन्होंने रखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने। अगर पानी है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शक्ल में है, काफी स्ट्रांग होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने तो इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, एक दूसरे से अलग होने नहीं देता। लेकिन इनके अंदर एक और चीज भी है, वो चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एक है इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा इनके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो है दो हैं, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, आप अगर काइनेटिक एनर्जी को कम करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेचर की। अब जरा गौर करें, क्या टेम्परेचर या हीट एनर्जी की एक शक्ल नहीं है? हाँ जी, एनर्जी की एक शक्ल है। तो फिर क्या होगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो फोर्सेस जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है वो फिर क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। जब वो वीक हो जाएंगे तो हम मजीद
काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे हीट की शक्ल में, तो फिर क्या होगा, इवन के एक वक्त आएगा कि ये पार्टिकल जो है ये लिक्विड की सरफेस को से बाहर निकल जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़कर ब्रेक करके ये लिक्विड की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज, रेट ऑफ एवेपोरेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन की रेट ज्यादा होगी, यानी एवापोरेशन जो है हर टेम्परेचर पे हो तो सकता है, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ रेट ऑफ एवापोरेशन हाई हो जाता है। आपसे कोई पूछे कि बर्फ की शक्ल में पानी का रेट ऑफ एवापोरेशन हाई है या लिक्विड वाटर की शक्ल में, या यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका एवापोरेशन हाई है तो 20 पे हाई है, और अगर आपसे कोई पूछे तो एवापोरेशन उस वक्त बर्फ की शक्ल में तो नजर भी आ रहा होता है, लेकिन जब आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को एवापोरेट हो रहा होता है वो तो नजर नहीं आ रहा होता। उसकी वजह यह है कि बर्फ की शक्ल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बल्क की शेप में ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि फिर भी वो जा तो रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट तो रहे हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद भी हैं, वो के वो ऊपर जा रहे हैं कई कई मॉलिक्यूल्स की शक्ल में, इसलिए वो नजर भी आ रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट टेम्परेचर के बाद हम देखेंगे विंड स्पीड, विंड स्पीड, हवा की रफ्तार, विंड स्पीड। अच्छा जी, जब हवा की रफ्तार बढ़ जाती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विद द विंड स्पीड, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विद एवापोरेशन इंक्रीजेज विद विंड स्पीड। हम जब हवा की स्पीड जब इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी हाई हो जाता है। तो पंखे लगा के उमूमन कपड़ों को सुखाया जाता है या हवा में सुखाने की कोशिश की जाती है बजाय बंद कमरे में। तो ऐसे क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हवा तेज चलती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी हाई होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है विंड स्पीड के अलावा नेक्स्ट जो चीज़ एवापोरेशन के ऊपर जो असरअंदाज होती है वो है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी नमी। हवा में पानी की मिकदार को हम क्या कहते हैं, वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर, वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर। हवा में जो पानी की प्रेजेंट इन एयर, पानी की जो कंटेंट मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो फिर एवापोरेशन का प्रोसेस कम होगा। तो ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज, ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज रेट ऑफ एवेपोरेशन, रेट ऑफ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन की रफ्तार को ह्यूमिडिटी हमेशा डिक्रीज करता है। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो रेट ऑफ एवेपोरेशन पे असरअंदाज होते हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं अभी पिछले इस टेम्परेचर वाले टॉपिक के अंदर, उसमें रिलेट हो गया था। तो इस तरह से जो है एवापोरेशन मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होती है, हमारे एवापोरेशन के ऊपर मुख्तलिफ फैक्टर जो है वो असरअंदाज होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ आपके सिलेबस के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर जो है, एसीटोन जो है वो एक नेल पॉलिश रिमूवर है, वो जो है अगर वो लगा लें हम अपने हाथों के ऊपर, उसकी स्प्रे करें तो हम जो है वो कूलिंग हमें क्यों फील होता है। तो उसका जवाब वही है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करता है। उसकी वजह क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो एवेपोरेट हो जाते हैं, और जो बाकी जो रह जाते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, वो अपने सराउंडिंग से हीट को एनर्जी की शक्ल में एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। इस तरह से हमें जो है वो कूलिंग फील होती है। उसके बाद है रूफ स्प्रिंकल वाटर, के गर्मियों में हम अपने छतों के ऊपर पानी का या अपने
पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? तो ये कूलिंग पैदा करता है, इसलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वाटर एवापोरेट हो जाता है, वहां से एवापोरेट होने लग जाता है गर्मी की वजह से, तो फिर वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। नेक्स्ट पूछा है, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। अच्छा जी कि हम कॉटन क्लॉथ जो है वो गर्मियों में क्यों पहनते हैं? इसकी वजह यह है कि कॉटन जो है एक एब्जॉर्बर है ह्यूमिडिटी का, नमी को जज़्ब कर लेता है, यानी हमारे जिस्म के ऊपर जब पसीना आता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। रुई है, कॉटन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस एब्जॉर्प्शन की वजह से अब जो वाटर है वो उसके अंदर दाखिल हो जाती है कॉटन के कपड़ों में, अब वहां पे एवोपरेशन का प्रोसेस होता है। तो उस एवोपरेशन की प्रोसेस की वजह से हम कूलिंग फील करते हैं। तो कॉटन जो है ये हमारे जिस्म से स्वेट को, यानी पसीने को, परस्पायरेशन को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से फिर उसकी एवोपरेशन हो जाती है, और एवोपरेशन की वजह से हम कूलिंग फील करते हैं। इसके अलावा देहातों में और मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पानी के घड़े रखे हुए होते हैं, पानी के बर्तन, ऐसे मिट्टी की बर्तनें रखी हुई होती हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे है। अच्छा जी, तो फिर इस तरह क्यों है कि वो फिर थोड़ी सी उसके ऊपर कूलिंग होती है, या फिर उसके साथ जो है वो कोई और जो चीज कपड़ा वगैरह बांध देते हैं, ताकि वो कहते हैं कि कूलिंग ज्यादा पैदा करता है, पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि जो मिट्टी की बर्तनें हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स में से पानी एवापोरेट होकर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, और इस तरह से पानी जो है वो ठंडा रहता है। इसके अलावा जब हम, एक और चीज है कंडेंसेशन के बारे में। जब हम क्या करते हैं, आपने देखा हुआ होगा कि आपने पानी का एक जग, या इवन के आपने रेफ्रिजरेटर से एक ठंडे पानी का एक बोतल निकाल लिया और उसको बाहर टेबल के ऊपर रख दिया, आपने उसको साफ कर लिया, उसके पानी वगैरह को साफ कर लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर फिर से पानी है, और वो पानी जो है वो गिर गिर रहा है नीचे। अब ऐसा क्यों है? उसके ऊपर पानी कहां से आता है? देखें, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा था। ये कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन के प्रोसेस में लिक्विड जो है वो, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब गैस कहाँ है? हमारे हवा में पानी जो है वो वेपर्स की शक्ल में मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। जहां भी आप बैठे होंगे तो हवा में वेपर्स की शक्ल में पानी मौजूद है। जब वो आपके ठंडे बोतल से वो पानी टकराता है, हवा में मौजूद पानी, तो वो कंडेंस हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर के कम होने की वजह से, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है किसी चीज का, अगर गैस है, तो वो टेम्परेचर के कम होने की वजह से लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस वजह से वो पानी के जो बुखारात जो हवा में मौजूद होते हैं, वो ठंडे बॉडी से टकरा के, कूल बॉडी से, आपके पानी की बोतल से या ग्लास से टकरा के वो कूल डाउन हो जाते हैं, और कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और वहां से फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वहां पे कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से ये अमल हो रहा होता है।